हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेह लद्दाख ट्रिप के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आज की वीडियो में ना सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि लेह लद्दाख कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके, कितने दिनों के लिए जाएं और टोटल खर्चा कितना आने वाला है, बल्कि मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप वहाँ बुलेट कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं और आपको क्या क्या ज़रूरी सामान लेके जाना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लेह लद्दाख की बाइक ट्रिप और कार ट्रिप के बारे में गाइड करूंगा, वो भी कंप्लीट खर्चे के साथ। लेह लद्दाख जाने का प्लान करते समय आपके मन में कई सवाल आते होंगे, जैसे कि बाइक से जाएं या कार से जाएं, गाड़ी खुद चला के जाएं या ड्राइवर से चलवाएं, खुद की गाड़ी लेके जाएं या रेंट की गाड़ी लेके जाएं। आपके पास बुलेट नहीं है तो आप कहां से रेंट पे बुलेट लें ताकि आप वहां पर क्लासिक एंड एपिक बुलेट राइड कर सकें। आप होटल में रुकें या टेंट में बोनफायर का मजा लें। आप कौन से रूट से जाएं, परमिट कैसे निकलवाएं बुलेट और कार के लिए, और साथ ही साथ वहाँ प्रीपेड सिम काम करते हैं या नहीं काम करते हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो और आप आराम से पूरा लेह लद्दाख एंजॉय कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेह लद्दाख साल में बस 5 से 6 मंथ के लिए ओपन होता है, जो कि मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। मई 15 से लेह लद्दाख की ओपनिंग होती है और अक्टूबर की एंडिंग में हैवी स्नोफॉल होने के चलते इसका रूट बंद कर दिया जाता है। इसकी ओपनिंग डेट 5 to 6 डेज ऊपर नीचे होते रहती है, डिपेंड करता है कि वहाँ की रोड अभी क्लियर हुई है या नहीं। अगर बात करें सबसे बेस्ट टाइम की तो जून एंड जुलाई सबसे बेस्ट टाइम रहता है क्योंकि उससे पहले बारिश होती है और लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो वहाँ स्नोफॉल हो सकती है और आपको बर्फ पर गाड़ी चलानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब बात करते हैं कि आप लेह लद्दाख कैसे जाएं और कौन से रूट से जाएं। लेह लद्दाख जाने के लिए आपके पास 2 रूट्स हैं। फर्स्ट रूट है कि आप मनाली से स्पीति पास होते हुए लेह लद्दाख जाएं, या सेकंड रूट है आपके पास कि आप श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह लद्दाख जाएं। अगर आप मनाली से स्पीति होते हुए लेह लद्दाख जाते हैं तो आपको 450 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा, मतलब कि मनाली से लेह लद्दाख टोटल 450 किलोमीटर दूर है। और अगर आप श्रीनगर कारगिल होते हुए ले जाते हैं तो आपको 420 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा, मतलब कि श्रीनगर से ले 420 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाइक से जाने का सोच रहे हैं तो आप एटलीस्ट 10 डेज लेके चलिए और वहीं कार से ऑलमोस्ट 8 डेज तो आप लेके चलिए। तो पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरी सामान लेके जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आपको बाइक रेंट पर लेनी है तो आपको मनाली एंड श्रीनगर दोनों जगह पे 1300 से 1500 रुपये पर डे के हिसाब से बुलेट किराए पर मिल जाएगी। और अगर आप हिमालयन बुलेट लेना चाहते हैं तो आपको 1600 से 1700 रुपये पर डे का किराया लगेगा। तो जितने दिनों के लिए आप बाइक रेंट पर लेते हैं उतने दिनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। बुलेट या किसी भी बाइक से जाने के लिए आपको कुछ चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी ताकि आपको रास्ते में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। तो सबसे मेन सामान है जेरी कैन। जेरी कैन का मतलब 5 से 10 लीटर का पेट्रोल कैन, क्योंकि उन रास्तों पर पेट्रोल पंप काफ़ी दूरी पर होते हैं और अगर रास्ते में आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। सेकंड, आपको हेलमेट लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ का रास्ता काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है और आपको वहाँ नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, पत्थर वाले रास्ते क्रॉस करने पड़ेंगे, पुल क्रॉस करने पड़ेंगे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप नी गार्ड और सेफ्टी गार्ड भी लेके जाइए, जो कि आपको 700 से 800 रुपये में आराम से मिल जाएगा। और इस बात का ध्यान रखें कि बाइक ट्यूबलेस टायर वाली हो,
ताकि आपको वहाँ किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप टूल किट भी साथ लेके जाएं। साथ ही साथ आप पंचर किट, एयर पंप और इंजन ऑयल भी लेके जाएं। और साथ ही आप वाटरप्रूफ बैग भी लेके जाएं, क्योंकि वहाँ बारिश कभी भी हो जाती है और आपका इम्पोर्टेंट सामान खराब हो सकता है। रेनकोट भी रखिए और साथ ही साथ विंटर क्लॉथ्स भी रखिए, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ही ठंडा है। और अगर आप 8 से 10 दिन का प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने साथ पोस्ट पेड सिम याद से लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे प्रीपेड सिम काम नहीं करते हैं। तो पोस्ट पेड सिम लेके जाएं ताकि आप अपने परिवार वालों के साथ कांटेक्ट में रहें। तो अब बात करते हैं गाड़ी की परमिट निकलवाने की। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको गाड़ी की परमिट कैसे और कहाँ मिलेगी, तो आप इस परमिट को ऑनलाइन निकलवा सकते हैं इस वेबसाइट से, और आप इसे डीएम ऑफिस से ऑफलाइन भी निकलवा सकते हैं। इस परमिट का कॉस्ट 800 से 850 रुपये होता है। ये परमिट आपको इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप वहाँ लेह लद्दाख की लोकल साइटसीइंग कर सकें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बस इसी परमिट की नीड है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप मनाली से रोहतांग पास होते हुए आ रहे हैं तो आपको रोहतांग पास के लिए भी एक परमिट निकलवाना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप रोहतांग पास का परमिट कैसे निकलवा सकते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अभी वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे शो हो रही होगी। अगर आप रोहतांग पास से होते हुए नहीं जाना चाहते हैं तो आप वहां अटल टनल से होते हुए भी जा सकते हैं। ये रास्ता अभी बिल्कुल न्यू है, तो इस रास्ते में आपको किसी भी एक्स्ट्रा परमिट की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर आप श्रीनगर से होते हुए जा रहे हैं तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा परमिट की नीड नहीं पड़ेगी, बस आपको लेह लद्दाख में परमिट निकलवाना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई बाइक की। अब अगर आप 4 व्हीलर से जाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप i10, i20, स्विफ्ट, इंडिको, ऑल्टो जैसी हैचबैक गाड़ियों में जाते हैं तो आपको काफ़ी तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ आपको पथरीले रास्तों को क्रॉस करना होगा, नदियों को क्रॉस करना होगा। तो आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बड़ी गाड़ियों में जाएं, जैसे कि एक्सयूवी, थार, स्कॉर्पियो, सूमो, इको स्पोर्ट्स, क्योंकि इन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और रही बात परमिट की, तो आपको मैंने बता दिया कि परमिट कहाँ और कैसे निकलवाना है। आप चाहे बाइक से जाएं या कार से जाएं, परमिट के लिए आपको सेम प्रोसेस करना होगा। अगर आपके पास कार नहीं है और आप कार रेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पैकेज वाली गाड़ियाँ बुक करवाते हैं तो पैकेज वाली गाड़ी आपको बस लेह तक ड्रॉप करेगी, और उसके आगे आपको लोकल साइटसीइंग करने के लिए वहाँ की लोकल गाड़ियों को बुक करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि लेह लद्दाख साल में 5 से 6 मंथ्स के लिए ही खुलता है, और ये समय वहाँ के लोकल्स के अर्निंग का होता है, इसलिए वहाँ बाहर की गाड़ियों को चलने की परमिशन नहीं मिलती। बट अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप बाइक से जाते हैं तो भी आपको सेम प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो बाइक आप रेंट पे लेंगे उसकी नंबर प्लेट येलो होती है, जो कि कमर्शियल गाड़ी होती है। तो आपको वहाँ दूसरी गाड़ी बुक करके घूमना पड़ेगा। तो आप वहाँ होटल्स में अपनी गाड़ी पार्क करके वहाँ की लोकल गाड़ियों में साइटसीइंग कर सकते हैं। वहाँ लोकल गाड़ियों का कॉस्ट 2000 से 3000 रुपये होता है, जो कि आपको सारे साइटसीइंग कवर करवा देंगे। तो अब बात करते हैं कि आपको मनाली या श्रीनगर से लेह तक नॉन स्टॉप गाड़ी चला के जाना चाहिए या आपको रुकते रुकते जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको हर 100 से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे सफ़र में अगर आप कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे तो आपको काफ़ी थकावट हो सकती है। बात करते हैं कि आप रास्ते में कहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो आपको रास्तों पे थोड़ी थोड़ी दूरियों में होटल्स, रेस्टोरेंट एंड टेंट्स मिल जाएंगे। तो जहाँ भी आपका स्टेमिना डाउन हो जाता है और आप अच्छा फील नहीं करते हैं तो आप कहीं भी नाइट स्टे करके रिचार्ज हो जाइए। यहाँ पर आपको होटल सस्ते पड़ेंगे और टेंट महंगे। टेंट का कॉस्ट 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन होता है।
और इसी कॉस्ट में मतलब कि 1500 से 2000 रुपये में 2 से 3 लोग आराम से एक होटल में स्टे कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि टेंट में आपको बोन फायर भी मिल जाएगी जो कि आपको होटल वाले प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मतलब कि आपको 2 डेज लग जाएंगे लेह लद्दाख पहुंचने में। तो अब बात करते हैं कि आपको यहाँ खाने का क्या कॉस्ट पड़ेगा। आपको लेह लद्दाख में और उसके आने जाने के रास्तों पे जो भी आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे उनका प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट ओनली 5 to 6 मंथ्स के लिए ही ओपन होते हैं। तो ये इस 5 to 6 मंथ्स के अंदर अपनी अर्निंग करते हैं। तो यहाँ का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही होता है, जो कि मिनिमम 200 रुपीज़ पर मील होता है। मतलब कि अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों करते हैं तो मिनिमम 600 से 700 रुपीज़ पर डे पर पर्सन का खर्चा जाएगा। तो फाइनली अब हम लेह लद्दाख पहुंच चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको लेह में स्टे कहाँ करना है। तो आपको वहाँ मैक्सिमम 800 रुपीज़ से होटल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ रेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं जिनका कॉस्ट 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और आप यहाँ लग्जरियस होटल्स में भी स्टे कर सकते हैं जिनका कॉस्ट 5000 से 10,000 रुपीज़ तक हो सकता है। तो बात करते हैं लेह में खाने पीने की। तो यहाँ का भी रेट सेम पड़ेगा जो कि आपको रास्ते में पड़ा था। मतलब कि 3 मील ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर पर डे पर पर्सन 600 से 700 रुपीज़ पड़ेगा। अब बात करते हैं लोकल साइटसीइंग की। तो डे 1 आप वहाँ लेह पैलेस, मोनेस्ट्री और शॉपिंग करने जा सकते हैं और फिर आप रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप 400 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करके आए होंगे। बात करें डे 2 की तो आप जाएं पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक के लिए आपको परमिट निकलवाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ की लोकल टैक्सी से जा रहे हैं तो वो लोग खुद ही परमिट निकलवा लेंगे, और अगर आप खुद की गाड़ी से जाते हैं तो आप डीएम ऑफिस से या किसी भी एजेंट से बात करके ये परमिट निकलवा सकते हैं। पेंगोंग लेक वही लेक है जहाँ पे 3 इडियट्स का क्लाइमेक्स शूट हुआ था। तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। वहाँ का वेदर, एटमॉस्फेयर और वहाँ का ब्लू वाटर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और डे 3 आप नुब्रा वैली जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको किसी भी परमिट की नीड नहीं होगी। यहाँ का भी वेदर, एटमॉस्फेयर और नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और 4th डे आप या तो रेस्ट करें या तो रिटर्न मनाली या श्रीनगर चले जाएं। अगर आपने गाड़ी रेंट पे ली है तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने श्रीनगर से गाड़ी रेंट पे ली थी तो आप श्रीनगर ही रिटर्न जाएं, और अगर आपने मनाली से गाड़ी ली थी तो आप मनाली ही रिटर्न जाएं। और अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा। अगर आप बाइक से जाते हैं तो मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ पर पर्सन का खर्चा आएगा, और अगर आप कार से जा रहे हैं तो 12,000 से 15,000 रुपीज़ लग जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि कार में 4 to 5 पर्सन्स होते हैं और सब अगर कॉन्ट्री करें तो पर पर्सन 1200 से 1500 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा। इन सब में पेट्रोल, डीजल, खाने पीने और रहने का कॉस्ट जुड़ा है। और अगर आप पैकेज बुक करवा के जाते हैं तो आपको 8 डेज का 25,000 रुपीज़ पर हेड कॉस्ट आएगा, जिसमें वो आपको कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना और स्टे प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी डाउट थे वो सब आज की वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए। इसके बाद आप मेरी पिछली वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसी तरह के ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।